और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब कर्नाटक से है। कर्नाटक में मंगलुरु जिले के पवित्र तीर्थ स्थल धर्मस्थला में सामूहिक दफन कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। सनसनीखेज खुलासे के बाद शुरू हुई एसआईटी की जांच में बड़ी सफलता मिली। नेत्रावती नदी के स्नान घाट के पास साइट नंबर 6 पर 4 फीट गहराई में वहां पर आंशिक जो मानव कंकाल है, जिसका दावा पहले किया जा रहा था, उसके अवशेष जो है बरामद हुए हैं। ये पहली बार है जब इस पूरे मामले में ठोस फॉरेंसिक साक्ष्य जो है वो मिले हैं। शिकायतकर्ता के दावों ने धर्मस्थल को सुर्खियों में ला दिया, जहां पर उसने 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों महिलाओं और नाबालिगों के शव दफनाने की बात कही। इसी पर देखिए इंडिया डेली की खास पड़ताल। धर्मस्थला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर खुदाई के दौरान नर कंकाल मिले हैं और दावा किया जा रहा है ये जो कंकाल हैं वो महिलाओं और लड़कियों के हैं। तो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इसके पीछे कुछ अनहोनी भी हो सकती है। और जब यहाँ पर विसल ब्लोअर ने इस पूरे मामले को उठाया तब ये मामला उजागर हुआ है। तो खुदाई के तीसरे दिन मानव अवशेष मिलने की पुष्टि हुई और ये बरामदगी उस समय हुई जब एसआईटी ने 29 जुलाई को नेत्रावती नदी के पास स्पॉट 6 पर खुदाई की। और ये वही इलाका है जिसे एक विसल ब्लोअर ने 13 संदिग्ध स्थानों में से एक बताया था, जहां 1995 से 2014 के बीच कथित तौर पर कई शव दफनाए गए थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बरामद कंकाल किसके हैं, उनकी उम्र क्या थी और कितने समय से वो जमीन में दबे थे। जांच एजेंसी के लिए ये अब तक की सबसे अहम और ठोस कामयाबी मानी जा रही है। ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब धर्मस्थल मंदिर में एक पूर्व सफाई कर्मी ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उसका कहना है कि बीते 2 दशकों में उसे अपने वरिष्ठों के कहने पर कई शवों को गुपचुप तरीके से दफनाना पड़ा। उसका दावा है कि इन शवों में कई महिलाएं और लड़कियां शामिल थी जिनके साथ यौन शोषण की आशंका है। एसआईटी ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और चिन्हित स्थानों पर खुदाई का काम शुरू किया। अब तीसरे दिन ही मानव अवशेष मिलना एसआईटी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अब जांच को ठोस सबूत मिल चुके हैं। फिलहाल फोरेंसिक जांच के लिए अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है और जल्द ही डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी ये किसके अवशेष हैं और उनका अतीत क्या रहा है। तो ऐसे में एसआईटी ने 12 जगह और चिन्हित की है जहां पर ये खुदाई की जाएगी। अगर वहां से भी कुछ इसी तरह के सबूत मिलते हैं, इसी तरह के कंकाल मिलते हैं, तो आगे इस जांच को और बढ़ाया जाएगा। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये नर कंकाल यहाँ पर कैसे आए हैं। लेकिन अगर वाकई नर कंकाल यहाँ से मिलते हैं और इसको लेकर जब जांच आगे बढ़ेगी तो सवाल उठना लाजमी है धर्मस्थल पर कि इतनी बड़ी जगह पर, इतने बड़े धार्मिक स्थान पर आखिर ये कंकाल कैसे आए, क्या कुछ हुआ था इन बच्चियों के साथ, इन महिलाओं के साथ, ये सब जांच अब की जाएगी। और अब आपको बताते हैं विस्तार से कि धर्मस्थला की खुदाई के पहले और दूसरे दिन आखिर हुआ क्या, मिला क्या और अब जांच दल किस हिसाब से जो है अपने जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात जो है वो 29 तारीख की करेंगे। 29 तारीख साइट नंबर 1 जहां पर खुदाई की शुरुआत होती है। वैसे वहां से खुदाई के दौरान जो है कुछ खास मिल नहीं पाता है। कोशिश की जा रही थी कि नेत्रावती जो नदी है वहां पर ये खुदाई की शुरुआत हो जाए और यहाँ से कुछ निकल कर के सामने आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वहीं पर एक नकाबपोश सफाई कर्मी ने ये कहा, मैं तो गवाह हूं जो यहाँ पर हुआ उस रहस्य का। और ऐसे में ये दावा उसने किया था कि 1995 से लेकर के 2014 तक और इस बीच में अपने हाथों से उसने सैकड़ों शवों को दफनाया है। उसकी निशानदेही पर देखिए एसआईटी ने कुल 13 संदिग्ध स्थानों पर उसकी पहचान की, उसकी खुदाई की शुरुआत की। तो पहले दिन करीब देखिए 6 घंटे तक खुदाई चली और करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं हो पाया। ना शव की बरामदगी हो पाई, ना ही किसी तरह का कोई इंसानी अवशेष जो है वो बरामद हुआ और खुदाई की शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही है। लेकिन एसआईटी ने देखिए अपना हौसला वहीं नहीं छोड़ा। चलिए अब बात देखिए दूसरे दिन की करेंगे, यानी कि दूसरे दिन जो खुदाई 30 तारीख को हुई उसमें क्या कुछ बरामदगी हुई। तो जब साइट नंबर 2 पर जाकर के दूसरे दिन की खुदाई की शुरुआत की जाती है और वहां से आपको बरामद होता है पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, एक फटा हुआ
लाल रंग का ब्लाउज, साथ ही कुछ हड्डियां भी। 12 से 15 फीट तक की ये खुदाई की। और देखिए यहाँ से शुरुआती दौर में यहाँ से भी कोई इंसानी अवशेष नहीं बरामद होता, लेकिन ये खुदाई को लगातार जो है वो जारी रखा गया और उसके बाद यहाँ से तमाम चीज़ों की बरामदगी, यानी जो मैंने पहले जिक्र किया, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, फटा हुआ लाल ब्लाउज और मानवीय हड्डियां जो है उसकी बरामदगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2009 में एक महिला जो है वो गुमशुदा हो गई थी। हाँ, उसको लेकर के किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो पैन कार्ड, एटीएम कार्ड के ऊपर में नाम लिखा हुआ है, एक पहला नाम तो किसी पुरुष का है, दूसरा नाम लक्ष्मी नाम की महिला का है। तो देखिए कि क्या ये वही महिला है जो 2009 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी, वो गुमशुदा हो गई थी, गुमनाम हो गई थी, जिसका पता नहीं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना एफआईआर है। तो क्या ये वही लक्ष्मी है? और ये नाम जो है उसने जांच दलों को जो है पूरी तरह से चौंका करके रख दिया। अब इन सवालों के जवाब अभी जांच के दौरान जो है वो मिलेंगे, लेकिन ये जो सुराग अभी मिले, खास करके महिला से जुड़ा हुआ जो कार्ड और ब्लाउज मिला है, जांच एजेंसी को एक संभावित लिंक की तरफ जरूर इशारा कर रहा है। हालांकि देखिए साइट नंबर 3, 4, 5 से कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हो पाया, लेकिन ये तो तय है कि धर्मस्थला की धरती ना जाने कितने सारे रहस्यों को अपने सीने में दफनाए हुए है। और जैसे जैसे ये जांच का दौर आगे बढ़ेगा और तीसरे दिन मानव अवशेष जो मिले हैं उसको आगे जब देखा जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, तो हो सकता है परत दर परत धर्मस्थला की धरती से बहुत सारे रहस्यों का खुलासा हो जाए। धर्मस्थला में खुदाई के दौरान एसआईटी को मानव अस्थियां तो मिली, लेकिन अब एसआईटी और फॉरेंसिक इन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन हड्डियों को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए और इन्हें नष्ट होने से बचाया जाए। इस केस में सिर्फ हड्डियां या कंकाल मिलना ही काफी नहीं, बल्कि इन सबसे अहम बात यह है कि ये कंकाल किसके हैं, इसकी पहचान करना और संरचना और वैज्ञानिक जांच को पूरी तरीके से पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। हड्डियां तो मिल गई, कंकाल भी मिल गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये कंकाल किसके थे। बताया यह जा रहा है कि कई साल पुरानी ये कंकाल हैं, तो कई साल पुराने केसों को खंगाला जाएगा जहां गुमशुदगी की बात होगी। इस वजह से फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने खुदाई से साफ मना कर दिया था। जेसीबी या भारी खुदाई मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ ऊपरी सतह के लिए किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, यानी आप मान लीजिए कि पहली जो परत है वो जेसीबी से खोदी गई या फिर भारी जो औजार थे उनसे खोदे गए, और नीचले का जो हिस्सा है वो छोटे छोटे औजारों से खुरदने के या फिर इन हड्डियों को निकालने के निर्देश जो थे वो फॉरेंसिक टीम को दिए गए थे। और जैसे ही पहली बार कोई मानव संरचना अवशेष जो थी वो नजर आई, उसके बाद औजारों का इस्तेमाल भी रोक दिया गया। अब सिर्फ मजदूर अपने हाथों से मिट्टियों को हटाते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो हड्डियां हैं उन पर नुकसान ना पहुंचे। अब आप बात करते हैं कि आपके दिमाग और जहन में होगा कि आखिर एसआईटी के सामने चुनौतियां क्या है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर ये हड्डियां जो हैं वो किसकी हैं। दूसरी बड़ी चुनौती कि जिस व्यक्ति की हड्डियां हैं वो आखिर मरा कब था। तीसरी, क्या उसकी हत्या हुई थी। और चौथी और सबसे अहम कि क्या वो महिला था या पुरुष था। इन सवालों का जवाब या तो डीएनए या फिर फॉरेंसिक जांच से ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी यह है कि घायल हुए या फिर गायब जो लोग हुए थे या फिर जिन लोगों की गुमशुदगी हुई थी उन लोगों के परिजनों को ढूंढना। जांच एजेंसियों ने अपील की है कि जिन परिवारों को लगता है कि कोई उनका अपना 1995 से लेकर 2014 यानी 20 सालों के दौरान गायब हुआ है, वो पुलिस से संपर्क करें। एक सवाल इसमें और उठता है कि जांच एजेंसियों ने यह भी अपील कहा है कि सबूतों को कैसे संभाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। मौके से जो अवशेष बरामद हुए हैं, फॉरेंसिक टीम ने जो हड्डियां जुटाई हैं अपने कब्जे में लिया है, एक एक टुकड़े को बेहद सावधानी के साथ डब्बे में रखा जा रहा है ताकि उन्हें लैब तक पहुंचाया जा सके। अब कई सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं। चूंकि 20 सालों का यहां समय दिया गया, 1994 से लेकर 2015 यानी तक का, यानी अगर इन 20 सालों में जितने लोग गुमशुदा होंगे, जाहिर तौर पर वो अपने परिजनों को ढूंढने के लिए वहां आएंगे।
डीएनए सैंपल भी लिए जाएंगे, हड्डियों से मिलान भी कराया जाएगा। तो ये केस और लंबा और उलझता हुआ जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस सीरियल किलर की बात कही जा रही थी, कोई सीरियल किलर था या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन था, क्या वो अब पर्दे से बाहर आ पाएगा या नहीं। इस पूरे मामले में जहां एक और फोरेंसिक और खुदाई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर एसआईटी अब लोगों से सीधा संपर्क करने की भी कोशिश कर रही है। मानव अवशेष और संदिग्ध वस्तुएं मिलने के बाद एसआईटी ने पूरी तरह उनको एहसास हो गया है कि जांच सिर्फ ज़मीन में दबे सबूतों से नहीं, मतलब जिन लोगों की वो शरीर हैं, जिन लोगों के वो अवशेष हैं, उनके रिश्तेदार या उनके जानकारों से ही आगे बढ़ेगी। ये जो जांच है सिर्फ उन्हीं के कारण आगे बढ़ सकती है। इसलिए बुधवार को जब साइट नंबर 2 में एक लाल रंग का फटा ब्लाउज, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड जब ये बरामद हुआ, तो उसके तुरंत बाद एसआईटी ने एक आधिकारिक बयान जारी करा। इस बयान में लोगों से अपील की गई कि अगर उनका कोई करीबी पिछले सालों में रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ या अगर उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कोई जानकारी है, तो वो आगे आएं और एसआईटी की मदद करें। एसआईटी का दफ्तर इस वक्त मैंगलोर में एक सरकारी गेस्ट हाउस में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। ये दफ्तर रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खोला जाएगा। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने की सुविधाएं और आसान हो आम जनता के लिए, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी भी लागू करी गई है ऑनलाइन। जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएंगे तो न सिर्फ गुमशुदा लोगों की पहचान हो पाएगी, बल्कि ये भी समझ आएगा कि इस पूरे कथित दफन कांड में किसकी साजिश है, कौन इसके पीछे है। एसआईटी की अपील है, अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो ना सिर्फ आगे आए, ना सिर्फ चुप रहें, बल्कि एजेंसी एसआईटी की मदद करके इस पूरे केस को, इस पूरी गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। धर्मस्थला में जो अधर्म का काम हो रहा था, पहले कन्फेशन और फिर उसके बाद जांच, कर्नाटक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसमें सीनियर अफसर तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी है। खुदाई का काम शुरू हो चुका है कि अवशेष जो वहाँ पर हैं वो किसके हैं, जिसमें ना केवल फॉरेंसिक ये जांच करेगी कि ये कितने पुराने हैं, इसके साथ साथ ये भी जांच की जाएगी कि ये डीएनए किसके हैं। डीएनए मैपिंग भी जो है वो की जाएगी और खुदाई जो है वो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितना कन्फेशन किया गया है उससे कहीं ज़्यादा हो। ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि इस पूरे मामले पर अब कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया जो है वो भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जो कुछ भी इंक्वायरी हो रही है उसकी अपडेट वो ले रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि इंक्वायरी जो है वो सेंटर लेवल तक जा पहुंची है, यानी जो अधिकारी उस वक्त थे जब ये सब कुछ हो रहा था, कन्फेशन में किस किस का नाम लिया गया, पूरी हिस्ट्री जो है वो निकाली जा रही है। तो अब ये जांच जो है वो 2 लेवल हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार जो एसआईटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पूरे केस पर नज़र बनाए हुए है। इस खबर पर नज़र इसलिए बनाई जा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लंबे समय तक ये होता चला गया, ये अवशेष वहाँ पर थे और किसी को कानों कान कोई खबर नहीं लगी। क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये सब कुछ हो रहा था कि जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कुछ बताया ही नहीं गया, इसे छिपाया गया, क्योंकि बहुत ही रहस्यमयी घटना है, निंदनीय घटना है। क्योंकि जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आई कि वहाँ पर इतनी सारी लड़कियों के अवशेष हैं, उन्हें दफनाया गया, अब उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। फॉरेंसिक की टीम एसआईटी जो गठित की गई है वो वहाँ पर जांच करेगी और पता लगाएगी कि ये कितने पुराने हैं, कितने लंबे समय से ये अधर्म का कार्य जो है वो हो रहा था।